जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 3 का मैथ्स का आंसर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15%। किसी भी चीज का दाम 15% बढ़ गया। ठीक है, 15% बढ़ गया। इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम सेम, वो चाहता है खर्च समान रखे, हाउ मच परसेंट ही रिड्यूस कंजम्पशन। ठीक है, देखो 100 रुपए है, 100 रुपए से 115 रुपए का हो गया है ना, सामान 15% बढ़ गया, लेकिन उसके जेब में 100 रुपए ही है अभी भी। तो जब वो जाएगा सामान लेने, तो दुकानदार क्या कहेगा, 115 रुपए दो भैया। वो क्या कहेगा, भैया मेरे पास 100 रुपए, तो बस 15 रुपए की कम सामान लेगा फिर वो, है ना। मान लो ये क्वेश्चन चीनी वाले में बड़ा फेमस है, तो 15% बढ़ गया चीनी का रेट, तो 100 से 115 हो गया। तो दुकान जाएगा, दुकान वाला कहेगा भैया 115 रुपए दो। ठीक है, तो 115 रुपए, वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए है, तो चीनी वाला क्या कहेगा, छोटू भाई साहब को 15 रुपए की कम चीनी दे। जितना चीनी कम ले जाएगा उतना कम यूज करेगा। इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, आपका काम बन गया। ठीक है ना, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 300/23। 300/23 कौन सा हो जाएगा, अब देखना, ये तो 230 और 20 250 होगा, ये वाला होगा मेरे ख्याल से। 23 गुना 13, 13 3 39, 3 13 2 26, 26 और 3, ठीक है ना, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को 90 कर देंगे। ठीक है ना, 10 रुपए 10% कम हो गया। ठीक है, तो अब प्राइस 90 रुपए हो गया। ठीक है, तो कहेगा भाई साहब 90 रुपए दो, वो कहेगा भैया 100 रुपए की चीनी दे दो, 100 रुपए की चीनी। ठीक है ना, अब इसको काट लो। अब इसका क्या मतलब है, देखो 10/9 बचा, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि पहले यदि वो 9 किलो चीनी खरीदता था, तो अब उसे 10 किलो चीनी मिल रहा है, यानी 1 किलो ज्यादा मिल रहा है ना। 1 किलो ज्यादा हो गया ना भाई, पहले 9 किलो खरीदता था, अब 10 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो ज्यादा मिल रहा है। यदि ये 1 किलो ज्यादा नहीं होता, मान लो ये ऐसा होता, ऐसा 9 किलो और अब 8 किलो मिल रहा है, तो हम इसको 1 किलो ज्यादा बनाते। ठीक है ना, तो ये तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि 9 किलो पहले मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है ज्यादा, 1 किलो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज बाय 10%। अब यहां तक पढ़ लिया, अब पहले यहां तक का इंफॉर्मेशन लिख लो। तो 100 रुपए पहले चीनी की कीमत थी, अब 10% कम हो गया, तो अब चीनी 90 रुपए का हो गया। ठीक है, फिर क्या कहता है, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर ₹270। एक आदमी 270 रुपए में 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग समझो। जब ये कहता है ना कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, इसका मतलब वो पहले भी 270 रुपए ले जाता था, वो आज भी 270 रुपए ले जा रहा है, लेकिन अब उसे 1 किलो चीनी ज्यादा मिल रहा है। तो वो क्या कहेगा दुकान वाले को, भैया 90 रुपए दे दो। दुकान वाला कहेगा भैया 90 रुपए दे दो। वो क्या कहेगा, भैया 100 रुपए की चीनी दे दो। तो कहेगा छोटू भाई साहब को 10 रुपए की चीनी, 90 रुपए पे 10 रुपए की चीनी ज्यादा दे दे। अब 0 0 काट दो, 1/9। अब इसका मीनिंग समझो किलोग्राम में। यदि पहले, ये हमेशा होता है ओरिजिनल कंजम्पशन, कि पहले कितना खर्च करता था, और ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज। तो अभी तो डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो पहले यदि वो 9 किलो खाता था, तो अब उसे 1 किलो चीनी ज्यादा मिल रहा है। समझ गए, मान लो ये 2/9 होता, ठीक है ना, तो हम क्या करते कि अब पहले 9 किलो खरीदता था, तो अब 2 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें 1 चाहिए, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके इसको 1 बना लेता। समझ गए इस बात को, ध्यान रखना इस बात को। तो पहले वो 9 किलो खरीदता था, अब 1 किलो से ज्यादा मिल रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले 9 किलो मिलता था उसको 270 रुपए में। ठीक है ना, द ओरिजिनल प्राइस ही पूछ रहा है कि पहले का प्राइस बताओ कितना था, चीनी आरंभिक मूल्य। तो 9 किलो 270 रुपए में, तो 1 किलो का क्या हो जाएगा, 30 रुपए, तो 30 रुपए आंसर हो जाएगा। यदि ये पूछता कि बताओ अब चीनी प्रेजेंट में, वर्तमान में चीनी का कीमत क्या है, तो अब उसे 9 पे 1 किलो ज्यादा 10 किलो मिल रहा है 270 रुपए में, तो काट देंगे, तो अब चीनी की कीमत 27 रुपए है। घट गया ना प्राइस, ठीक है ना, लेकिन उसने आरंभिक पूछा है तो 30 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए 53 पे आ जाइए। ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। कहता है एक व्यक्ति
मान लो 100 रुपए है, ठीक है, 2 मिनट के लिए 100 रुपए उसका जो है इनकम, उसमें से 40% इसने क्या किया, 40% इसने खर्च कर दिया फूड पे। फिर क्या कहता है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए का 1/3, तो बचा कितना भाई 60 रुपए, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, 20 रुपए। 20 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ये कहता है कि अब वो क्या करता है, हिंदी में पढ़ लो, शेष वेतन का 1/3 यातायात पे खर्च कर दिया। यदि वो 4500 रुपए प्रति माह की बचत करता हो तो भोजन तथा यातायात पर खर्च होने के बाद कितना रुपए बच गया भाई, 60 में से 20 तो यहां चला गया, 40 खत्म होने के बाद रुपए का आधा, इसका आधा यानी कि 20, तो उसका मासिक वेतन क्या है भाई, मतलब ये जो बचाया है इसने 20 रुपए बचाया है, तो ये 20 नहीं है, एक्चुअल में ये 4500 है। हमें इसको 4500 बनाना है, तो 20 को 4500 कैसे बनाओगे, 4500 से गुना कर दो, 20 से भाग कर दो, 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हर जगह गुना होगा। तो मंथली सैलरी पूछ रहा है तो 100 में गुना कर दो इसको, 4500 अपॉन 20, 0 से 0 काट दो, ये 50 आ जाएगा। 45 बचे, 25, 2 5 20, 2 22 और 2 0 आ जाएगा, तो बी आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट, एक मशीन की कीमत प्रति वर्ष 5% घट जाती है, ठीक है ना भाई। 5% क्या होता है, 1/20, और यदि वो प्रति वर्ष घट रहा है तो हम कहेंगे 20 पे 1 रुपए कम होके 19 हो गया प्रति वर्ष। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दैट मच, अभी प्रेजेंट में ये 2 लाख रुपए का है, ठीक है साहब, ठीक है। इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 2 साल के बाद पहला साल 20 से 19, फिर दूसरा साल भी उतना ही घटा, तो 20 से 19। अब इसको हमें काट देना है, ठीक है ना, तो इसे काटो, तो 20 एकम 20, 1 2 3 4 0 रह जाएगा, ठीक है ना। फिर 20 पंजे 100, 500 और 19 19 19 19 361, इसमें 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 3 5 ते 15 और 3 18 और डबल 0, तो ये कहां पे है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज एट सर्टेन प्राइस। कहता है एक फल विक्रेता 20% की लाभ कमा लेता है, तो 20% क्या होता है पहले बताओ, 1/5, 20% 1/5 होता है। ये जो बेसिक परसेंटेज है ये सब सारे मैंने आपको पेन ड्राइव में बता रखा है कि जो बेसिक परसेंटेज उसको याद रखो, क्वेश्चन जल्दी होगा। आप कहोगे सर क्यों याद रखे, हम तो 20% ऐसे करके भी निकाल लेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्या होता है हम ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होना शुरू होता है, और दूसरा क्या होता है कि अपन थकने लग जाते हैं। तो आगे जो क्वेश्चंस में हमें दिमाग लगाना होगा और एफर्ट लगाना होगा वो हमारा कम होता जाएगा, और फिर आप इवेंचुअली रिजल्ट ये आएगा कि आप ये बोलोगे कि यार मेरा इतना क्वेश्चन तो छूट गया लास्ट में, ठीक है ना, तो ये काम कभी नहीं करना, ठीक है। और एक रामबाण जो मैं बता रहा हूं, मैथ का क्वेश्चन जो लास्ट में करता है ना वो हमेशा फेल हो जाता है। मैथ कभी लास्ट में मत करना, या तो पहले मैथ कर लेना या पहले रीजनिंग कर लेना, ठीक है, फिर इंग्लिश करना और बाद में जीएस करना। इस स्ट्रेटेजी पे चलना, और इसी स्ट्रेटेजी पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना मॉक टेस्ट में, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में हाथ पैर ना कांपने लग जाते हैं। लास्ट 10 मिनट में यदि आप जीएस 15 मिनट में जीएस पे लगाओगे तो जीएस में क्या होता है, टिक लगाना होता है। मैथ में आप टिक लगाना चाहोगे तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, पता चला 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन हुआ। तो ये गलती मत करना। यदि आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो जो पहले क्वालिफाई किया आप उनसे भी पूछ लो, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, तो ये गलती मत करना। चलो 20% एट सर्टेन प्राइस, 20% कमाता है सर्टेन प्राइस पे बेच करके, ठीक है भाई। मतलब इसका देखो क्या मतलब होता है, नीचे हमेशा सीपी होता है क्रय मूल्य, ऊपर होता है लाभ या हानि। अब ये लाभ कमा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सीपी
SP। मतलब वो 5 रुपए लगा के 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब अपनी सामान को 6 रुपए में बेच रहा है। ठीक है भाई। इफ ही चार्जेस 1 रुपीज मोर फॉर ईच मैंगो, कहता है यदि वो हर मैंगो पे 1 रुपए ज्यादा ले ले, ही कैन मेक 40% प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट बना सकता है। भाई 40% कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका मतलब 5 रुपए पे वो 2 रुपए कमाएगा और 7 रुपए पे बेचेगा। तो देखो, तो पहले से 1 रुपए ज्यादा ले रहा है ना, एग्जैक्ट 1 रुपए आ गया ना। यदि सपोज करो ये 5 रुपए आता डिफरेंस, 5 रुपए आता, तो हम इसको 5 से भाग करके 1 बना लेते। ठीक है ना। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना था? 6 रुपए। दूसरी बार 7 रुपए। तो फर्स्ट केस का पूछा है, 6 रुपए पे लगा दो और मजे करो। चलो 56 पे आओ। बेसिक चीजों को थोड़ा थोड़ा यदि आप ध्यान रखेंगे तो एसआई बनना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आराम से बन जाओगे। गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर पढ़ाई, है ना। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो 10 इधर उधर की बुक खरीद लेगा, ठीक है, एक भी बुक कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। और आजकल तो इधर उधर वीडियोस देखने का चल गया है कि ये वीडियो देखो, कभी वो वीडियो देखो। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी से बना के नहीं काम करेगा वो पक्का हार जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो। तो स्ट्रेटेजी चाहिए कि भाई मुझे एग्जाम में क्या करना है, मतलब नपातुला हाथ। देखते हो जैसे गांव वगैरह में पहले भोज वगैरह होता था बड़ा, तो उन आदमियों को बुलाया जाता था खाना में नमक डालने के लिए या कुछ भी डालने के लिए, जिनका नपातुला हाथ होता था। तो एग्जाम में भी अपने को यही चाहिए होता है, नपातुला हाथ। कौन सा क्वेश्चन बेटा कर सकता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकता, कौन सा बस की बात नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप जो नहीं कर सकते क्वेश्चन, आपको देख के नहीं पता चला, तो आप जाओगे उसे अटेम्प्ट करोगे और अपना टाइम लूज करोगे, आपका लॉस होगा। एग्जामिनर भी वही चाहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो तो 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट लॉस ऑफ 10%। ठीक है भैया, 10% लॉस पे उसने बेच दिया। या तो 100 की 90 लिख लो, या मेरा स्टाइल है 10% 1/10 होता है। 10 की चीज उसने 9 रुपए में बेच दी। अब देखते हैं, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर। अब सुनो, जब भी किसी चीज को 2 बार बेचा गया हो ना, तो ये शॉर्ट वाला फॉर्म मत लेना, तब 100 वाला लेना। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है। तो पहले उसने क्या किया, 10% के लॉस में बेचा 90 रुपए में। अब क्या करता है वो, 108 रुपए ज्यादा लेकर बेचता है, जिससे उसे क्या होता है 10% की प्रॉफिट। तो भाई सीपी तो सेम रहेगा ना, क्रय मूल्य वो चेंज नहीं होता कभी भी। तो इस पे यदि 10% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा, 110 में। तो देखो तो पहले से कितना ज्यादा रुपए लिया उसने, 90 से 110, कितना ज्यादा हुआ, 90 10 100 110, 20 रुपए ज्यादा हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नहीं नहीं 108 रुपए ज्यादा होना चाहिए। बना लो इस 20 को 108। कैसे बनाओगे, 108 गुना कर दो, 20 से भाग कर दो, 20 कट जाएगा, 108 आ जाएगा। तो ये गुना आपको हर जगह करना है। ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहे तो कॉस्ट प्राइस में कर दो, सेल प्राइस पूछता तो सेल प्राइस में कर देते। 108/20, 20 पंजे 100, है ना, 8 पंजे 40 और 5 कम 5, 540 रुपए का जो है वो कॉस्ट प्राइस था। समझ गए? चलिए, बहुत मक्खन के फ्लो में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो मक्खन फ्लो में आपसे नहीं हो पाएंगे, उन क्वेश्चन को आपको लात मार देना है पहले। ठीक है, यदि टाइम बचे पूरा क्वेश्चन करने के बाद, पूरा आपका 200 क्वेश्चन करने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद यदि टाइम बचता है तो फिर उनको देखो, नहीं तो कुछ क्वेश्चन को सम्मान दे देना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सम्मान दे देना चाहिए। यदि आप उन क्वेश्चन से जाके भिड़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उन क्वेश्चन से बाद में भिड़ो यदि आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, पहले तो जो लाले पड़ते हैं ना कट ऑफ के, वो तो पार कर लेना चाहिए ना। तो वो पहले आप अपना जो क्वेश्चन आपको देखो, पहले तो खूब प्रैक्टिस करके जाओ। उसके बाद एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आपको दिखे ना कि बेटा ये कर सकता है, ये बस की बात है, उसको अटेम्प्ट करो। जो लगे कि नहीं भैया ये बस की बात नहीं है, उसको छोड़ते जाओ। ठीक है, और उसके बाद देख लो कितने हुए। यदि आपको लगता है कि यार मैथ में तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ही छोड़े जो मेरे बस की बात नहीं थी, छोड़ दो उसको। ठीक है, और यदि लगता है कि बेटा अभी तो फंस गए, कट ऑफ भी नहीं हो रहा, तो फिर अटेम्प्ट करो और क्वेश्चंस, फिर तो मरता क्या नहीं करता। हाँ ठीक है, चलिए 57 पे आइए। क्या कह रहे हैं, देखो, मोहन सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस, 10% के लॉस पे बेच दिया। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 45 रुपए मोर, अब इसने दोबारा बेचा ना उसको, तो आप 100 रुपए लेके चलो। 10% लॉस पे बेचा पहले
तो 90 रुपए में बेचा। कहता है अब 45 रुपए ज्यादा लेकर बेचेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा, तो 5% प्रॉफिट ले लो। तो 100 पे 5% का प्रॉफिट यानी 105 रुपए में बेचेगा। 100 पे जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उतना माइनस और प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। 5% प्रॉफिट तो 5 रुपए जोड़ दिया। तो देखो तो कितना ज्यादा लेके बेचा, 90 10 100 15 रुपए। लेकिन क्वेश्चन तो कहता है नहीं 45, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 45 बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्या, यस 303, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 300 बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 58। A man sells an article at 5% above its cost price। ठीक है भैया, क्या कहता है, A man sells an article 5% above its cost price, ठीक है। If he had bought it 5% less, देखो कह रहा है कि 100 रुपए की चीज को वो 5% ज्यादा पे पहले मैन सेल्स बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत के मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, तो 5% अधिक पे बेच लो, ठीक है भाई। इफ ही हैड बॉट इट 5% लेस, कहता है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, ये जो खरीदा है ना 100 रुपए में, ये 5 रुपए कम में खरीदा होता, तो 5% कम कर दो, तो आपको 100 का 5 5, तो 100 में से 5 करोगे तो 95 रुपए में खरीदा होता। यदि उसने 95 रुपए में खरीदा होता लेस एंड ही हैड पेड 2 रुपीज लेस, और पहले से 2 रुपए कम दिए होते, तो उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, खरीद लिया भाई 95 में होता, और 2 रुपए कम पर बेचा होता, कि पहले से 2 रुपए कम पे बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ हो जाता। भैया लाभ कमा लो 95 का 10%, 95 का 10% यदि करोगे तो क्या आएगा, 10% 1/10 होता है, तो लाभ कमा रहे हो ना, तो 10 पे 1 रुपए का लाभ कमाओ, 11 कमा लो भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 5 9 5 14, 1 9 1 10, ये आ जाएगा अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तो ये क्या 2 रुपए ज्यादा है क्या, पॉइंट कर लो ना, 10 को काट लो इससे, तो यहां पॉइंट लग जाएगा ना, 104.5 हो जाएगा ना। तो देखो तो कितना ज्यादा है ये, सॉरी कितना कम है, ये कम है आधा रुपए 50 पैसे, लेकिन 2 रुपए कम करवाना है, तो 4 से गुना कर दो, 2 हो जाएगा ये, तो 4 हर जगह गुना होगा, कॉस्ट प्राइस में भी गुना होगा, 400 रुपए आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 300 नहीं है 400 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 59। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से, तो मान लो 100 रुपए का सामान है, ठीक है ना, 100 रुपए का सामान है तो 150 है, ये सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य, ठीक है भाई। अब जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसको 20% बढ़ा लो, ठीक है भाई, 150 का 20% हो जाएगा 30, तो वो हो जाएगा 180, ठीक है भाई, ये नया एमआरपी हो गया, ओके। बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है, विक्रय मूल्य को, अंकित मूल्य को नहीं कहा इसने, देखो the mark price of an article is 50% above the cost price, ठीक है भाई। when the mark price is increased by 20%, when the mark price increased by 20%, ठीक है, mark price को 20% increase किया, and selling price increased by 20%, selling price को भी 20% बढ़ा दिया। अब हमारे पास selling price पता नहीं है विक्रय मूल्य क्या है, अभी हम इसको यहां लिख लेते हैं कि 20% बढ़ा दिया। the profit doubles, profit डबल हो जाता है। If the original mark price is 300, then the original selling price क्या था, ठीक है। अब ये बात आ गई। अब देखो यहां पे हमें क्या है, अपने पास एसपी तो है नहीं, ठीक है ना, और अपने को एसपी को भी 20% इंक्रीज करना है, ठीक है, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या था। ये कह रहा है देखो देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, वास्तविक सेलिंग प्राइस क्या था, तो अपने पास तो वास्तविक सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, हम 20% इसमें से किसको बढ़ाएं या किसको घटाएं। बस हमारे पास ये है कि इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस इज ₹300, ये 300 रुपए अपने को दिया हुआ है बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितना है, 360 रुपए, ये कितना है 300 रुपए है, सॉरी 2 है ना, 200 रुपए है ये, ठीक है ना, ये 200 है, ये 300 है, ये 380, ठीक है ना। विक्रय मूल्य तो दिया नहीं है, अब अपन फंस गए कि भैया विक्रय मूल्य को बढ़ाएं कैसे 20%। तो ऐसे केस में देखो इसने विक्रय मूल्य ही तो यहां दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में ये विक्रय मूल्य ही तो है,
तो मैं विक्रय ऑप्शन लेके चेक कर लूंगा। यदि मैं x इस क्वेश्चन में लूंगा तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, द्विघात समीकरण, और मुझे फंसाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन में ये ओरिजिनल मार्क प्राइस पूछ रहा है और मार्क प्राइस यहाँ पे, सॉरी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पहले वाला है भी नहीं या बाद वाला भी नहीं है, तो हम यहां से ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 200 रुपए था। 2 मिनट, ठीक है। बस हमें, अब हम देखो कैसे इसका फायदा उठाएंगे। वो कह रहा है व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, द प्रॉफिट डबल। प्रॉफिट डबल, तो हम ऑप्शन ले लेके देख लेंगे, जहां पे प्रॉफिट डबल होगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो मैं ऑप्शन 200 रुपए लेता हूं, 200 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, तो छोड़ दो, 250 रुपए लो, ठीक है। ये ओरिजिनल प्राइस के लिए। तो 200 की चीज को यदि वो 250 रुपए में बेचता था तो उसे कितना प्रॉफिट होता था। 200 रुपए की चीज को यदि मैं 250 रुपए में बेचूंगा, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा, काट दूंगा इसको 100 से, तो 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको 20% इंक्रीज कर लेता हूं, है ना। सेलिंग प्राइस 20% इंक्रीज, तो 50 रुपए इंक्रीज होगा, 300 रुपए हो जाएगा। तो 200 रुपए की चीज को यदि मैं 300 रुपए में बेचूं तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। काट दो, 2 पंजे 10 जीरो। देखो पहले 25% था, अब 50% है। इसका मतलब मेरा आंसर 250 रुपए ही है। समझे इस बात को। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझो भाई। देखो इसने हमें कहा कि सीपी था, उसको पहले 50% अधिक अंकित किया, फिर उसको 20% बढ़ा दिया, ठीक है। और उसने कहा ऐसा करने से सेलिंग प्राइस में, एंड सेलिंग प्राइस को भी उसने 20% बढ़ा दिया। अब सेलिंग प्राइस तो मुझे इस, उसने प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया या लॉस परसेंट नहीं दिया जो मैं निकालता सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसने बस ये दे दिया कि 20% यदि सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा और मार्क प्राइस 300 रुपए। तो मैंने क्या सोचा, यदि मैं इस 300 रुपए का फायदा उठाऊं, एक्स लेके चलूं, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं सीधा ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन 200 लिया, तो सेम प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो ये गलत। फिर मैंने 250 ले लिया, तो 250 में पहले मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा था, 200 की चीज को यदि मैं 250 रुपए में, यहाँ पे बस एमआरपी फायदा होगा मेरे को निकालने के लिए सीपी, ठीक है ना। भाई 300 नहीं रहता तो मैं 200 कैसे पता करता। ये तो मैंने पता किया ना, 150 की जगह 300 था, ये दोगुना, तो ये भी दोगुना, ये भी दोगुना, तो ये 200 है। 200 को 250 रुपए मार्क किया, पहले बेचा उसने, तो 200 रुपए को 250 रुपए में बेचने पे 25% का फायदा। यदि मैं अब इसको 20% बढ़ाऊंगा, ये सेलिंग प्राइस को, तो 20% बढ़ाऊंगा तो ये 300 रुपए हो जाएगा। तो 200 की चीज को अब मैं 300 में बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी 50%। तो क्या प्रॉफिट डबल हो गया जो ये कह रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब आंसर यही है, ध्यान रखना है। ऑप्शंस कई बार बहुत हेल्पफुल होते हैं। यदि आप एक्स लेने लग जाओ तो ऑप्शन को जरूर ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय, 10% का डिस्काउंट दे देता है। मतलब यदि मान लो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, एमआरपी 10 रुपए का है, तो उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 10%। देखो ये जब एमआरपी का है ना तो नीचे एमआरपी होता है, तो 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 9 रुपए। फिर क्या कहता है, हिज गेन इज 20%। यदि वो 9 रुपए बेच रहा है फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, यानी देखो यहां पे लिखता हूं मैं, एमआरपी एसपी सीपी, तो ये 10 की जगह 9 हो गया, 1 रुपए का लॉस, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को वो 1 रुपए ज्यादा लेके 6 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। इफ ही हैड गिवन डिस्काउंट ऑफ 20%, यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसका गेन परसेंट क्या होता। तो हम उस पे आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को एक रेशियो में बदल लेंगे। तो देखो इन दोनों को इक्वल करना होता है, जो सेम वाले हैं, 9 दूनी 18, एक रेशियो में लाना 6 × 18, जैसे लाते हैं आप वैसे भी ला सकते हैं आप अपने तरीके से। तो ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 20। इसका मतलब क्या, 20 रुपए की चीज को जब उसने 18 रुपए में बेचा तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया, और 15 रुपए की चीज को 18 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब उसकी लागत 15 रुपए थी, 18 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए कमा रहा है, इसका मतलब वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता, तो यदि 20% का डिस्काउंट देगा 20 रुपए की चीज पे, तो 20% डिस्काउंट कितना आएगा, 4 रुपए।
तो 16 रुपए में बेचेगा। तो 15 रुपए की चीज को जब वो 16 रुपए में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? 15 की चीज पे 1 रुपए का फायदा इंटू 100, 5 तिये 15, 5 दूना 10, 0, 20/3, तो 6 तिया 18, 2 20, यही होगा ना भाई। 20/3 को 6 3 6 18 2 20, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, इजी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 61 क्या कहता है देखो, ए टेबल विद मार्क प्राइस 1200 was sold to a customer for 1100। देखो उसका एमआरपी अंकित मूल्य 1200 रुपए का था और उसको कितने में बेचा गया? 1100 रुपए में बेचा गया। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट दिया? जब भी आपसे डिस्काउंट छूट पूछता है तो नीचे आता है एमआरपी। 1200 रुपए की चीज को 1100 रुपए में बेचा, यानी 100 रुपए का छूट दे दिया इंटू 100% के लिए, 0 से 0 कट गया, 100/12, तो काट दो इसको 4 से, 4 तिये 12 और ये 25 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करो 3 से, 3 6 18 3 7 के 3 8 24, 1 25 8 1/3%। ठीक है। 62 का ही, ए मैन टुक अ लोन फॉर फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है भाई, 12% पे लोन लिया उसने पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, एसआई की बात कर रहे हैं। ठीक। आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे दैट मच। 3 साल के बाद जितना भी लिया, 3 साल के बाद उसने दिया 5400 रुपए। ठीक है भाई, एज इंटरेस्ट ओनली, और ये बस इंटरेस्ट है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपए दिया है। ठीक है ना। फॉर दैट पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, तो बताओ उसने कितना बोरो किया था? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो आपका एसआई कितना है? 5400 रुपए है। ठीक है, पी आपको निकालना है, आर 12% दे दिया, समय 3 साल दे दिया, अपॉन 100 दे दिया। ठीक है ना। अब आप क्या करो, जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24 और डबल 0। ठीक है, 12 से इसको काट दो, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंजे 60 और 0, और डबल 0 वहां चला जाएगा, तो 15 का दाई सेकड़ा 1000 10,000, 15,000 रुपए जो है वो मूलधन है। 63 पे आओ। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम इतना से इतना, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2.5%। 10 से 12.5% हो गया, तो 2.5% इंक्रीज हुआ। अ मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 1200, भाई 2.5% यानी 5/2, 5/2% इंक्रीज होने से 1200 रुपए इंक्रीज हो गया, 1250। हिज प्रिंसिपल इज, इसको 100 बना लो, 5.5, 5/2% इतना है, तो 100% कितना होगा? तो भाई 1% होगा, ये नीचे आएगा, 2/5 हो जाएगा, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 0 कर दो, 125 चौके 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो 2 दूनी 4, 5 चौके 4 से गुना करोगे, 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 कम 4 1 5 और डबल 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देन फाइंड द प्रिंसिपल रेशियो टू द लोन अमाउंट। प्रिंसिपल और एसआई में आप जो है ना रेशियो बता दो, ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो देखो यहां 5 रुपए लगा के मुझे 2 रुपए मिलता है। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, और वो भी 5 साल के लिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इतना होगा कि नहीं, 5 से भाग करेंगे तो 1 साल का पता चल जाएगा। अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा भाई? पी ये सॉरी एसआई वो आया 2/5 1 साल का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है? 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है टाइम 1 साल इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा 20, 5 चौके 20, 4 दूना 8, तो आर इक्वल टू 8%। इस 8% का क्या मीनिंग है? इस 8, देखो यहां पे गलती कर सकते हैं क्या, जब हम रेशियो निकालेंगे प्रिंसिपल इंटू रेशियो, तो होगा क्या कि यार प्रिंसिपल तो 5 था और ये 8 है, तो 5:8, और ये ऑप्शन में है नहीं, और यदि ऑप्शन में होता तो आप फंस और जाते। ठीक है ना। देखो ये 5 रुपए और ये 8% है, दो सेम चीजों का ही रेशियो निकलता है। ठीक है ना, तो ये मत कर देना, ये गलती कर बैठोगे। 5:8 यदि होता नहीं इस ऑप्शन में तो सब ये मैक्सिमम स्टूडेंट ये लगा देंगे, ऐसी गलती मत करना। देखो
रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है ये 8%, इसका क्या मतलब है 8/100, 25/2 आएगा। ध्यान रखना इस बात का, यहां पे ये गलती हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। रेशियो हमेशा समान 2:4 का, ठीक है। एंड प्रोमिसेस टू पे 2 मोर ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये, इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, और कहा कि इतने के मैं दो आपको इंस्टॉलमेंट भी दूंगा, एक इस साल, एक अगले साल, एक अगले साल, एक अगले साल उसके, ठीक है ना, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कह रहा है स्कूटर का कैश वैल्यू बताओ। देखो अपने सिलेबस में 2 साल का या 3 साल का इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। 3 साल का तो अभी तक पूछा नहीं है, 2 साल का 1-2 बार पूछा है, ठीक है ना। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आए तो आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो 4%, इसका फ्रैक्शन लो 1/25। देखो इसको 2 साल के इंटरेस्ट में कैसे लिखते हैं, इस 25 को यहां लिखेंगे और 25 एक 26 यहां लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 51 यहां लिखेंगे और इसी 26 को यहां लिखेंगे, इनटू इंस्टॉलमेंट इक्वल टू प्रिंसिपल या मूल्य। सपोज करो 10% होता इंटरेस्ट, 10%, तो वो 1/10, इसको कैसे लिखते हैं 10 नीचे वाला, फिर दोनों को ऐड करके 11 यहां, फिर इन दोनों को ऐड करके 21/11 इनटू इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी। 2 साल का रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखने का तरीका सीख लो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि वो 25/26 इंटू 51/26 इंटू 16224, इतने का 2 इंस्टॉलमेंट दिया ना, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पैसे दे दिए, मतलब कितना मूल्य बना 2 इंस्टॉलमेंट का। तो 13 से काट दो या 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 13 से काटो 2 से 1 और 3, ये काटोगे 2 चौके 8, 0 2 पंचे 10, 2 6 12, फिर 13 से काट दो, 13 3 39, 1 13 एकम 13 और 2 13 दूनी 26, फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 1 5, 13 चौके 52, तो आ गया 25 गुने 51 गुने 24, इसको हमें गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 51 को 24 से करो तो 4 एकम 4, ठीक है, 5 चौके 20 और 2 एकम 2, 20 और 2 22, 2 5 दूनी 10, 2 12, इतना आया। फिर 25 से कर दो, 25 चौके 100, 10 रह जाएगा, 25 दूनी 50, 10 60, 0 हो जाएगा 6, 25 दूनी 50, 6 56, 5, 25 एकम 25 और 5 30, तो इतना तो 2 इंस्टॉलमेंट का हो गया, और इतना एक डाउन पेमेंट भी तो दिया था उसने, तो वो भी तो ऐड करोगे 16। ध्यान रखना इस बात का, यदि ऑप्शन में 30600 दे देना, कई स्टूडेंट गलत कर देंगे, इसने ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 2 8 6 4, 46824, यानी बी आपका आंसर, ठीक है। पहले मैंने इंस्टॉलमेंट से पता किया 2 इंस्टॉलमेंट में कितना रुपए हो गया, तो इतना हो गया, प्लस एक डाउन पेमेंट भी किया था, वो भी लिखना था मुझे, तो वो ऐड कर दिया, तो टोटल पैसा निकल गया कि स्कूटी का मूल्य जो है इतना है। चलिए 66 पे आओ, क्या कहता है, ए मैन इन्वेस्ट ₹200 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही विल गेट, 3 साल के बाद उसे कितना मिलेगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। 5%, 10% इसका पहले साल 5% देगा, तो इसका 10% 200, 5% 100 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरे साल क्या होगा, इस पे 5% देगा 100 रुपए, और फिर इसका 5%, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर देगा 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 5 रुपए। फिर तीसरे साल पे आ जाओ, पहले इसका 5% देगा 100 रुपए, फिर इस 100 का 5% 5 रुपए, फिर इस 100 का 5% 5 रुपए, फिर इस 100 का इस 5 का 5%, 5 का 5% 1/20, 5/20, 5 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जब लोगे 5 का 20% जब निकालो, सॉरी 5% निकालोगे 25.25 लिख लो ना। अब ऐड कर लो कितना हुआ, एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी कितना हो जाएगा, 2000, 100, 200, 300, 2300, 2315.25, 2315.25 यार। 67 पे आओ, 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर, देखो मिल्क और वाटर कितना है, 4:3 में है, एंड 2:3 में है, ठीक है भाई। द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग, जिसमें आधा आधा दोनों हो, यानी 1:1 में हो दोनों, तो कह रहा है किस रेशियो में मिलाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले इसको ऐड करो, 4 3 7, 3 2 5, 1 1 2, सबको इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, यहाँ पे क्या करो 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई कर दो,
और यहाँ 7 पंजे 35, देखो इक्वल हो जाएगा 70, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70, ठीक है ना। अब ये 4 पहले 10 यहाँ, ये 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो बस हम मिल्क मिल्क से ले लेते हैं। कैसे? मिल्क पहले में, मिल्क दूसरे में, तो ये 40 आ जाएगा, और दूसरे में मिल्क कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है ना, और मिला के कितना बना 35। अब हम लगा देंगे यहाँ पे अपना एलिगेशन, तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 28, 2 30, 7 आ जाएगा, तो 7:5 आ जाएगा। अब देखो 68 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इतना, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट मींस गुणा, गुणनफल इतना है, एंड दियर रेशियो इज 9:7, ठीक है, उनका अनुपात 9:7 है, तो स्मॉलर इंटीजर बता दो। तो जब भाई हम रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो 9x 9 × 7 × x² का गुणनफल कितना आएगा 1575, गुना मत कर देना एक साथ, काटने में दिक्कत होगी, तो x² कितना आएगा 9 और 7 नीचे आ जाएगा, इसके आ जाएगा कि नहीं, काट दो, पहले 9 से काटो, 9 एकम 9, 6 15, 7 9 7 63, 4 9 5 45, फिर 7 से करो, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या आएगा 5, तो x की वैल्यू 5, तो 5 यहां रखो, 5 यहां रखो, ये 35 आ जाएगा, 45, तो 35 इज द आंसर। ₹69 पे आओ, ए बॉक्स कंटेन ₹1 50 पैसे 25 पैसे, ₹1 50 पैसे 25 पैसे कॉइन in the ratio 8:5:3. If the total amount of money in the box is this one, कह रहा है टोटल बॉक्स में इतना पैसा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बता दो कितना होगा, ठीक है, बॉक्स में पैसा दिया हुआ है कितना, एक बॉक्स में 112.50 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमें नंबर दिया है रेशियो, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 कॉइन 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 8 रुपए, प्लस 50 पैसे के 5 कॉइन कितने हो जाएंगे 50 पैसे के 5 कॉइन, ठीक है ना, 2.5 रुपए होंगे 5/2, और 25 पैसे के 3 कॉइन कितने हो जाएंगे 25 25 50 75 पैसे, 75 पैसे होंगे ना, 100 इसे रुपए में बदलोगे तो 25 के 75, 25 चौके 100, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर ऐड कर लो, देखो टोटल कितना पैसा आया 4, तो 8 चौके 32, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3, तो कितना हो जाएगा 35 10 45/4 आ जाएगा, ठीक है, 45/4 रुपए आया, लेकिन आना कितना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, तो बस हम 45/4 को इतना बनाएंगे, कैसे 11 इतना बटे 45 को काटना है और 4 को काटना है, देखो यदि मैं इसमें इस 45/4 में इतना गुना कर दूं तो 112.50 बन जाएगा ना, ये हर जगह गुना कर दो, किसमें कर दो 50 पैसे का कॉइन पूछा है तो वो कितना है 5, तो इस 5 में कर दो इसको गुना, इसको 5 में गुना कर दो, तो 5 निम 45, बस अब इसको काटपीट मचाना है, इसको हटाओ 10 नीचे लगा दो, 9 से कट जाएगा क्या ये 9 एकम 9, 10 11 2, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 4 9 5 45, ठीक है ना, तो 9 से कट के ये इतना आ गया, और नीचे एक 10 भी है, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 से और कट जाएगा तो 25 और 2 50 कॉइन आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए 17th क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, इनकम दिया हुआ है 4:3 है, ठीक है भाई, ए का और बी का, एंड दियर एनुअल एक्सपेंसेस, और उनका जो खर्च है वो 3:2 में है, इफ ईच सेव 60,000, देखो ये भी 1 रुपए बचाता है, ये भी 1 रुपए बचाता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 60,000, तो इस एक को 60,000 बनाना है तो 60,000 से गुना कर दो, तो वो हर जगह गुना होगा, तो एनुअल इनकम ए का पूछा है, यहां भी 60,000 गुना होगा, 6 चौके 24, तो 24 और उस पे लगा दो 4 0, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। 71 पे आइए, क्या कहता है 71, द इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो, ठीक है भाई 2:3 में हो गया, उनका खर्च कह रहा है 1:2 में है, तो ये भी 1 रुपए बचा रहा है, ये भी 1 रुपए बचा रहा है, लेकिन कहता है बचाता वो 2400 है, दोनों 2400,
तो इस 2400 हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो ए का इनकम पूछ रहा है, तो ए की इनकम में 2400 गुना कर दो, तो 24 दूनी 48 और 24,000 है तो 3 जीरो गुना कर दो, 48,000 आ जाएगा। 72 पे राम गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज इन इंग्लिश एज इन साइंस। ठीक है, देखो इसके लिए मैं थोड़ा पहले जगह बना लेता हूं, तो यहां मैंने जगह बना लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, राम गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज साइंस। तो किसमें, इंग्लिश और साइंस की बात कह रहा है। राम गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज साइंस, साइंस का दुगुना उसे इंग्लिश में मिला है। ठीक है भाई, हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ, मैथ भी है, तीनों मिला के जो मार्क्स आया वो 180 आया। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ दिया हुआ है 2:3, इंग्लिश और मैथ 2:3, तो पहले इसे एक अनुपात में ले लो, तो ये दोनों सेम ही है, बीच वाला जो सेम रहते हैं ये वाले सेम ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया, और टोटल 180 आना चाहिए। कहता है साइंस में मार्क्स बता दो। ठीक है भाई, 3 2 5 1 6, 6 से ये कटेगा, 6 3 18, 30 आएगा, साइंस में 30 मल्टीप्लाई कर दो तो 30 मार्क्स इसके साइंस में आ गए। ठीक है, चलिए 73 पे आओ। क्या कहता है, ए मैन ए वुमेन एंड अ बॉय। ठीक है भाई, एक मैन एक वुमेन एक बॉय, एक मैन एक औरत और एक बच्चा बॉय, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क्स इन 20 30 एंड 60 डे। ठीक है भाई, 20 30 और 60 कर लिया मैंने, तो मैं यहां वर्क लिख लेता हूं 60, 20 3 60, यानी ये तीन काम रोज करते हैं, 30 दूनी 60, ये 2 काम करते हैं रोज और ये 1 काम करते हैं respectively. How many boy must assist 2 men and 8 women so that work complete in 2 days? 2 दिन में यदि हमें काम करना हो तो 2 मैन 3 और 8 विमेन को कितने बच्चे असिस्ट करेंगे, और काम होना चाहिए 2 दिन में। तो भाई 2 दिन में एक बात सोचो, एक मैन एक दिन में यदि 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करते हैं। ठीक है, 2 दिन में विमेन कितने काम करेंगी, एक विमेन 2 काम, तो 8 विमेन एक दिन में 16 काम, तो 2 दिनों में 32 काम। देखो एक आदमी 3 काम करता है तो 2 आदमी 6 काम करेगा, तो 2 दिन में 12 काम हो जाएगा, सॉरी 12 काम, और ये 8 से गुना कर दो, तो 8 दूनी 16 है। ठीक है ना, विमेन का एक दिन का काम 16, 8 वुमेन का, तो 2 दिन का काम 32, तो भाई 32 काम हो गया। तो कितना काम हो गया, 2 2 4 3 1 44 काम हो गया। तो 60 में से 44 काम तुम माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब इस 12 काम को करना है 2 दिन में, इस 12 काम को 2 दिन में करना है। ठीक है ना, तो कितने बच्चे चाहिए। ठीक है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, और 2 दिन में काम यदि मुझे कंप्लीट करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि एक, भाई मान लो x बच्चे हैं, एक काम एक दिन में करता है, तो 2 दिन में इतना काम करेंगे जो कि 12 होना चाहिए, ये 2 से कट जाएगा तो 6, यानी 6 बच्चे अपने को चाहिए। ठीक है, चलिए 75 क्वेश्चन पे आओ। 75 क्या कहता है, A and B can do a piece of work in 8 day. A and B can do a piece of work in 8 day. अच्छा, A और B मिलकर 8 दिन में करता है, B और C मिलकर कितने दिन में करते हैं, कैन डू अ वर्क इन 12 डे, एंड A B C कंप्लीट इट इन 6 दिन। A B C तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, मैंने यहाँ 24 ले लिया, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, मतलब A B का एक दिन का काम 3 है, B C का एक दिन का काम 2 है, A B C तीनों मिला के एक दिन में 4 काम करता है। फिर कहता है ये नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय AC, AC कितने में करेंगे, तो हमें A और C का वैल्यू चाहिए। तो देखो A B प्लस C एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। यदि मैं इसमें से ए बी माइनस कर दूं, ए बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो सी का निकल जाएगा कि सी एक दिन में 3 काम करता है। अब ए का निकाल लो, ए बी और सी, बी सी निकाल दो इसमें से, तो बी सी एक दिन में काम कितना करता है 2, तो 6 में से 2 गया तो 4, यानी एक दिन में करेगा 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 7, तो 24/7 दिन में क्या कहा इसने, नंबर ऑफ
डे रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क बाय ए एंड सी, क्या हमने ठीक किया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 दिन, बी सी 12 दिन, ए बी सी 6 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, मैंने 24 ले लिया, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। ठीक है, तो मुझे सी निकालना है, तो मैं ए बी माइनस करूंगा, ए बी सी, अच्छा ये 4 है, सॉरी एक दिन का काम इनका 4 है, गलती कर दिया है। तो ए बी का एक दिन का काम कितना है, ए बी का 3 है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी सी एक दिन में 1 काम करता है। और हमें ए निकालना है, तो बीसी माइनस कर दो, बीसी का एक दिन का काम 2, तो 2 जाएगा तो 2, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, सी 3 काम करता है, 1 काम करता है, तो 3 हो गया। ए प्लस सी एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 24 काम कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। 24 को 3 से भाग कर दो, 8 3 24, 8 दिन आ जाएगा आंसर। चलो 76 पे आओ। If 8 men or 12 boys can do a piece of work in 16 days, कह रहा है 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 16 यहां भी कर दो मल्टीप्लाई, 16 यहां भी। मैन, देखो मैन को यदि डे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क में, तो वर्क तो दोनों इक्वल होगा, इसलिए मैंने इक्वल कर लिया, ये तो कट ही जाएगा। 8 मैन 12 बॉय, तो काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 बॉय, तो 4 मैन इक्वल टू 3 बॉय आ जाएगा। ठीक है, The number of days required to complete the work by 20 men and 6 boys, 20 man plus 6 boys कितने दिन में इस काम को कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको मैन मैन या बॉय बॉय में कन्वर्ट कर लो, तो मैं क्या करता हूं, इस मैन को बॉय में कन्वर्ट कर लेता हूं। 2 मैन 3 बॉय, तो 20 मैन, 20 बना लो, 2 को 10 से गुना करके, 10 यहां भी गुना करोगे, 30 बॉय आ जाएगा। ठीक है ना, 30 बॉय आ जाएगा, 30 बॉय प्लस 6 बॉय 36 बॉय। ठीक है ना, तो पहले देखो बॉय इनटू डे, पहले 12 बॉय 16 दिन में करते थे, तो 36 बॉय कितने दिन में करेंगे, 12 का 12 बढ़ती है 36, 16/3, तो 3 5 15, 1 16 और 3 5 1 3 डे। ठीक है ना, चलो 78 पे, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डे, कुछ लोग हैं जो 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ मैन 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इफ देयर वर 5 मोर मैन, कहता है यदि 5 आदमी और होते, इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डे लेस, तो 10 दिन कम में हो जाता काम, यानी 20 दिन में हो जाते, यानी n प्लस 5 आदमी होता तो ये काम 30 दिन की जगह 20 दिन में हो जाता। हाउ मैनी मैन वर इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में कितने लोग थे, ओपन करो, 20n प्लस 20 पंजे 100, 20 इधर आके माइनस होगा, 10n इक्वल टू 100 कट जाएगा, तो n इक्वल टू 10, तो बिगिनिंग में 10 लोग। 79 पे आओ, क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज। ठीक है भाई, मैंने कर लिया ए और बी, ये 12 ये 15, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो पहले मैं क्या करता हूं, इनका वर्क ले लेता हूं 60, तो ये 12 पंजे 60, एक 5 काम करता है बी, ए, और बी कितना करेगा, 15 चौके 60, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 9, 5 दिन में कितना करेंगे 45 काम कर लिया, 15 काम बच गया। ठीक है ना, 45 काम हो गया, 15 काम बच गया, 60 में से माइनस कर दो 45 को, 15 बच जाएगा। 5 डे एंड देन बी लेफ्ट, बी चला गया भाई। ठीक है, द डे टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ये 15 वर्क को ए कितने दिन में कर देगा, तो एक एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, 3 दिन में कर देगा। 80 पे आओ, ए टैप टेक 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। ठीक है, द इनफ्लो कैन फिल द टैंक, बहुत इजी। देखो इसने ये कहा हमें कि जो टैप है ना, देखो एक भरने वाला टैंक है उसको पॉजिटिव मान लो, एक खाली करने वाला बी टैंक है इसको माइनस मान लो, या लीकेज माइनस में आएगा। ठीक है ना, क्या कहता है, इट टैप टेक 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल द टैंक, 36 घंटे एक्स्ट्रा ले लेगा टू, क्योंकि लीकेज है उसमें। ठीक है ना, टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, लीकेज कितना करता है, आधा, जितना ये भरता है उसका आधा खाली करता है। मान लो कि लीकेज 1 खाली करता है, इसका मतलब ये 2 भरता है। क्लियर हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि जब और कुछ नहीं दिया हो तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क ले लो, मतलब वो 2 लीटर का टंकी है, तो ये कितने देर में भर देगा, 1 घंटे में, और ये कितनी देर में खाली कर देगा, 2 घंटे में।
ठीक है ना। देखो तो भाई यदि ये खाली करता है तो ये 1 लीटर प्रति घंटा खाली कर देता है। तो देखो तो कितना टाइम लगेगा भरने में। 2 लीटर को यदि दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 ही लीटर भर पाएगा। एक यानी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये अकेला कितने देर में भर देता था, 1 घंटे में। अब कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 घंटा। लेकिन क्वेश्चन कहता है एक नहीं 36 घंटे एक्स्ट्रा लगना चाहिए। तो 36 से गुना कर दो। तो 36 हर जगह गुना होगा, यहां यहां यहां। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द इनफ्लो कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर। तो ये 36 से गुना करेंगे तो 36 घंटे में भर सकता है ये, ठीक है ना, यदि लीकेज ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड अ ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड। कहता है एक ट्रेन है जो जा रही है और एक क्रॉस करता है, क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक ये प्लेटफॉर्म है, इस पे एक मैन खड़ा है, ट्रेन आई और इसको क्रॉस कर गई 10 सेकेंड में, ठीक है ना। इन 10 सेकेंड एंड 25 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मैन को अलग, ठीक है। मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड अ ब्रिज 300 मीटर, ठीक है, 10 सेकेंड में। मतलब इस मैन को वो 10 सेकेंड में क्रॉस करता है और ब्रिज को क्रॉस करने में वो 25 सेकेंड लगाता है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर का। ठीक, देखो ट्रेन की जो स्पीड होगी, इस स्पीड से ट्रेन यदि किसी इंसान को, किसी पेड़ को, किसी पॉइंट को, किसी रस्सी को, किसी पेड़ को क्रॉस करे तो ट्रेन अपने ही लेंथ को क्रॉस करती है, ठीक है ना। कितने सेकंड में कि ट्रेन ने क्रॉस, 10 सेकंड में क्रॉस किया। तो ये इतना मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड आ गई। जब इसी स्पीड से उसने किसको क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को, तो लेंथ, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसका कोई लेंथ होता है, तो ट्रेन अपने लेंथ को प्लस 300 मीटर इसको क्रॉस करेगी जितना भी टाइम दिया हुआ है, तो 25 सेकंड में। अच्छा, अब ये दोनों स्पीड सेम है तो इक्वल कर लो भाई, ऐसे, और एल बटे 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। 10L प्लस 3000 आ जाएगा ये, और ये 25L। ये 10L इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 15, 15 दूनी 30, 200। तो लेंथ जो आएगा वो 200, किसका, ट्रेन का। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 200, इसमें रख दो ना, 200 बटे 10, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो 20 मीटर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस करेगा। तो स्पीड ले लो, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें पता है ट्रेन की 20 है, लेंथ हमें ट्रेन की पता है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 200 प्लस 200 जो हो गया वो प्लेटफॉर्म का अपॉन टाइम। तो टी यहां आ जाएगा और 20 यहां आ जाएगा। तो 400 को 20 से हमें भाग करना है, तो 2 दूनी 4, 0, 20 सेकंड में वो उसे क्रॉस कर लेगा, ठीक है। 82 क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 82 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि ये दो पॉइंट है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। ये आर है, ये एस है, और 42 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर, अनीता यहां से चलती है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टू एस एंड सेम टाइम रोमिता स्टार्ट फ्रॉम एस टुवर्ड आर। ये रोमिता यहां से चलती है कुछ सम, यहाँ सेम नहीं है, ये सम है, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना। हमें नहीं पता तो मैंने आर मान लिया, आर से ये इधर चलती है। 6 घंटे के बाद ये कहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बताओ कि रोमिता की स्पीड क्या है। तो भाई मैंने आपको बताया हुआ है, जब जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, पेनड्राइव कोर्स टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, ठीक है ना, आपको बता रखा है। तो आर प्लस एस रोमिता और इसका, तो एस का तो हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, तो आर का क्या आ जाएगा, 4 उधर जाके माइनस होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। चलो 83 पे आओ, क्या कहता है, टू ट्रेन इक्वल लेंथ्स आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन। दो ट्रेन है पैरेलल लाइन पे चल रही हैं, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन पे, लेंथ भी दोनों का सेम है, 46 किलोमीटर पर आवर। ये एक का 46, एक का 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है भाई।
जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो हम बड़े में से छोटे स्पीड को माइनस करते हैं, तो 46 माइनस 36 है ना, लेंथ L प्लस L दोनों का 12 हो जाएगा। टाइम जो है वो कितना है, 36 सेकंड में क्रॉस करता है, ठीक है ना, 36 सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 और ये 360 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और 2 नीचे आ जाएगा, लेंथ एक ट्रेन का निकल जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 0 110 होगा, 360 होगा और 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 0 180 मीटर। लेकिन वेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों है कि ये जो 46 और ये है किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 5/18 भी यहाँ पे रहेगा, 5/18 भी रहेगा वो, ठीक है ना। तो 10 और ये 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 46 और माइनस 36 को जो मैंने 10 किलोमीटर किया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, बस वो 5/18 कर दोगे 50 आ जाएगा। 84 पे आओ। ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता अ टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ डिस्टेंस। आधा डिस्टेंस 50% डिस्टेंस वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर 40% डिस्टेंस ऑफ इट। देखो मान लो 100 किलोमीटर है तो 50 इससे चला, उसके बाद 40% 40 चला 40 के स्पीड से, उसके बाद 10 बचा एंड इट 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग के लिए 20 किलोमीटर पर आवर हुआ। एवरेज स्पीड कह रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर हमने लिया था, टाइम निकालो। तो 50 किलोमीटर 50 के स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना आएगा, 1 घंटा, प्लस 40 किलोमीटर 40 के स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा, और 10 किलोमीटर 20 के स्पीड जाएगा तो आधा घंटा, ठीक है ना, 1/2। तो 100 1 2 ढाई आ गया, 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ जाएगा। 85 पे आइए, क्या कहता है, राम अराइव एट अ बैंक 15 मिनट अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से 15 मिनट पहले आ गया, ठीक है। इफ ही ड्राइव हिज कार 42 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 42 किलोमीटर पर स्पीड से चलता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इफ ही ड्राइव द कार 35 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव 5 मिनट अर्लियर। सुनो देखो क्या हुआ, पहले वो 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया तो 15 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। फिर वो 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया और 5 मिनट लेट हो गया, -5 मिनट कर, ठीक है। अब इन 42 और 35 से एक डिस्टेंस ले लो जो इन दोनों से कट जाए, तो अपन क्या करते हैं, 42 और 35 का एक कोई भी नंबर ले लो जो 42 और 35 से कट जाए, तो मैं 42 × 35 ही ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 42 जाएगा, ये 35 आया, ये 35 गया, ये 42 आया। देखो तो इससे ज्यादा था तो इतना टाइम लगा, इससे ज्यादा था तो इतना टाइम लगा। कितने का डिफरेंस है दोनों का, 35 5 40 2 42, 5 2 7, 7 का डिफरेंस है। यहां देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 15 माइनस -5, माइनस प्लस हो जाएगा 20 होगा, ठीक है ना। ये 20 मिनट का डिफरेंस है और ये 7 घंटे का डिफरेंस आया। इस 7 घंटे को 20 मिनट करना है, 7 घंटे को 20 मिनट करना है अपने को। तो देखो कैसे करोगे, ऐसा करो इसको, 7 घंटे को यदि मैं 20 मिनट में चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 7 घंटे में इतने मिनट होंगे, 7 छक्के 42, 420 मिनट। इसको मुझे 20 मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 20 है। तो इसको 20 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 21 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो 21 हर जगह डिवाइड होगा, डिस्टेंस में भी डिवाइड होगा, तो डिस्टेंस निकल आएगा 42 × 35 बटे 21, 21 दूनी 42 और 35 दूनी 70, 70 किलोमीटर पर आवर जो है ना इसकी स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी। चलो नेक्स्ट पे आओ। ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस while it take 3 hours to cover the same distance downstream। देखो जब ये अपस्ट्रीम जा रहा था तो इसने लिया 5 hours and 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, और जब ये डाउनस्ट्रीम आ रहा था तो बस 3 घंटे लिए टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द, ठीक है, बोट का स्पीड और रिवर के स्पीड का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है ना। देखो
तो 5 घंटे 40 मिनट को 60 को ऐसे डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 3 15, तो 17/3 आ गया और ये 3 घंटे। मैंने यहाँ पे क्या किया, 51 ले लिया टोटल डिस्टेंस। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो 17/3 से, 17/3 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 3 3 9 घंटे जाने लगा। आने में कितना लगा होगा, डिवाइड करो 3 से, तो 51 को 17/3 से करेंगे तो 3/17 आएगा ना, 17 51 3 3 9, और नीचे ऊपर जाने में, ठीक है ना, नहीं ये तो टाइम ही दे दिया ना इसने देखो टाइम ही दे दिया, ये तो टाइम है, ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम। हमें तो निकालना है स्पीड। तो डाउन स्पीड क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस, यदि हम डिस्टेंस को स्पीड टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 9 किलोमीटर पर क्या आया, ऊपर का स्पीड, और नीचे का स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। 3 से डिवाइड करो 51 को, 17 51, तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, 17 3 20 और 6 26 बाई 2 यानी 13 अप स्ट्रीम स्पीड है ये। और डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड ये हो जाएगा। और रिवर का क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 17 में से 9, तो 9 8 17 और 2 से भाग कर दो 4, ये रिवर की स्पीड है, ठीक है ना। तो 13:4 जो है वो बोट और रिवर की स्पीड हो जाएगी। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया होता है ना, ऊपर का और नीचे का, है ना, स्पीड ऊपर आने का और नीचे जाने का। तो बोट का स्पीड होता है दोनों, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, और रिवर का होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो रिवर का आ जाता है। उसी का रेशियो पूछा था, 13:4 आ गया। 87 पे आओ। वो कह रहा है कि ये 3 टाइम होगा इसके सम ऑफ डिजिट, ठीक है। इसको ओपन करो, देखो जैसे 25 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 5, तो ऐसे एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y = 3x + 3y। इधर लेके आओ, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7x आ जाएगा, ठीक है ना, और y इधर आके माइनस होगा तो -2y हो जाएगा, = 0, ये आ गया। उसके बाद ये कहता है कि इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, भाई x + y में यदि x और y में जो नंबर है इसमें यदि हम 45 ऐड कर देंगे तो डिजिट उल्टा हो जाएगा, y और x हो जाएगा। इसको ओपन करो, तो देखो 10x + y + 45 = क्या, 10y + x हो जाएगा। 10y को इधर 10x को इधर लेके माइनस करो तो 9x माइनस 9y = -45 हो जाएगा। क्लियर। तो x - y क्या -5 हो जाएगा, x - y 5 हो जाएगा हमारा। बस हम इसमें से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -5 + y आ जाएगा, ठीक है। वो यहां पे रख देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 7, x की वैल्यू है -5 और +y -2y = 0। तो अब क्या करो, ओपन करो, -7 × 35 + 7y -2y = 0। तो ये 7 में से 2 गया तो 5y आएगा, और इधर ये 35 आ जाएगा, तो 5 7 35, y का वैल्यू 7 आ गया। अब x निकाल लो, भाई y का वैल्यू 7 यहां पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा, 2, तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। x y का योग डिजिट सम। 88 पे आओ। 1/11 इज इक्वल टू 1/11 में से किसके होगा, देखो चलो ठीक है देखते हैं। भाई इसको यदि हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9 अपॉन जितने के ऊपर बार होता है उतने के ऊपर 9, और जिसके ऊपर 0 है वो तो 0 ही होगा, बार नहीं है तो 0, तो ये 1/10 हो जाएगा, तो नहीं होगा ये। इसको देखते हैं, तो जितने के ऊपर पहले तो जो नंबर है वो लिख लेते हैं, 0 9 तो 9 लिख लेंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो ये 1/11 हो जाएगा, तो यही हमारा नंबर है। 89 पे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1:27/99, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 91 1 जा 99, और 99 में 27 ऐड होगा तो 126/99 आ जाएगा। काट दो, 3 3 और 3 3 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12, 14/11 ये हो जाएगा नंबर। अब इसमें आ जाओ, 1 + 1/2 + 1/7 1/14, ठीक है। यदि हमें इसको ऐड करना है, देखो 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका
2 × 2, ठीक है। और वैसे तो इसको हम डायरेक्ट भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो इन दोनों को ऐड कर लो एक साथ, इन तीनों को साथ एक साथ ऐड कर लो, उससे भी काम बन जाएगा। देखो 1 प्लस इसको 4 ले लो और ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, तो 2 और 1 3, 3/4। और इसमें क्या हो जाएगा 28 ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 7 चौके 28, 4 एकम 4 प्लस 14 दूनी 28 और 28 एकम 28, 4 2 6 1 7, ठीक है ना। अब 28 ले लो, तो ये 28 प्लस 4 7 28, 7 21 आ जाएगा प्लस 7, ठीक है ना। तो 8 1 9, 49 1 50, 6 56/28 आ जाएगा। 28 दूनी 56 होता ना, वो आ जाएगा। स्क्वायर रूट कह रहा है इसका निकालो, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ये, ठीक है ना, वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ऐसी चीजों को। तो √3 और प्लस √2 कर दो। रेशनलाइज में क्या करते हैं, परमयीकरण में जो माइनस होता है ना, इसको प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे ऐसे। तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 3 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a + b + 2ab, और नीचे आ जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो ये 3 2 6 हो जाएगा प्लस 2√6, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। 3 2 6, 2, देखो नहीं इसको ब्रेक मत करो, रुको, इसको ऐसे ही रहने दो। √3 + √2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अपना √3 और √2 आ जाएगा, ठीक है। √3 √2, √3 √2 आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो 92 में देखो, भाई इसको इसको 3 का पावर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस वही कर लो, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2, देखो ये जो 9 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर, और पहले से 2x - 5 है, तो हम ये हो जाएगा 4x - 10। तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, x + 3 और प्लस 4x - 10, जो कि इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि बेस से बेस कट जाएगा। 3x + 7, आधार से आधार सेम आधार होता है, तो आधार से आधार 3 3 वाला कट जाएगा इस आधार से, बेस को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो 4 1 5x आ गया, में से 3x इधर आके माइनस होगा, 2x बचेगा, और ये -7 जाके +7 14 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एडजॉइनिंग AOC 40, ये एंगल 140 दिया हुआ है, और ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। देखो जब किसी वृत्त पे सेंटर पे 140 है, तो इसी पॉइंट से यदि हम सर्कल पे बनाएंगे तो वो आधा हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 110। या इसको हम चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, इंग्लिश भूल गया, इंग्लिश इसको सरकम सरकम क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश नेम इसका ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ जो है, चतुर्भुज के चारों तरफ सर्कल आ जाए, तो ये 180 होगा, ये और ये 180 डिग्री होगा, जैसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। उसमें अपोजिट एंगल 180 का होता है, तो ये 140 था। देखो जो सर्कल है, ठीक है ना, उसके सेंटर पे जितना बनता है उसका आधा उसके सर्कल के ऊपर बनता है, वृत्त के ऊपर बनता है, तो 140 था, तो ये 70 हो गया। और ये पहले से ऐसे दिया हुआ था, यही निकालना था, तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, तभी 180 होगा। 94 पे आओ। इन अ ट्राइंगल इफ 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यदि तीनों एल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल के इक्वल हो जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा। देखो एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, यदि एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल से हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे जो इस शीर्ष पे जाए, और ये तीनों एल्टीट्यूड यदि इक्वल हो जाए तो ऐसे ट्राइंगल किसमें होता है ऐसा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज,
ठीक है ना। इसमें सारे हाइट भी इक्वल होता है, ठीक है ना। इसका यदि आप, ये तो एल्टीट्यूड था, यदि हम इसका वो निकालें सर्कम रेडियस, तो वो भी सारे इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब 95 पे आ जाइए आप। 95, अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 64 इनिंग्स। 64 इनिंग्स का कुछ उसका एवरेज होगा, तो मान लो टोटल 64 और एवरेज ये होगा, ठीक है ना। इन 65th इनिंग, अगले इनिंग में उसने क्या किया, कितने रन बना लिए, वो बाउल्ड आउट हो गया, 0 रन बनाया, 65। इसके वजह से जो एवरेज था 2 रन कम हो गया, ठीक है ना। हिज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना होगा भाई, ठीक है। तो एसएन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, 64A हो जाएगा, वो यहां पुट कर दो। 64A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 65A माइनस 65 दुनी 5 दुनी 10, 0 हाथ में, 6 दुनी 12, 1 13, 130। तो ये यहां इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 130 इक्वल टू हो जाएगा A, यानी उसका पहले एवरेज 130 था, ठीक है ना। नया एवरेज 2 कम हो गया तो 128 हो जाएगा। इसको छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे भाई, 2-2 रन कम हुआ है ना सभी में, तो 64 तक में 64 इंटू 2 कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। इसका मतलब, या फिर आप 65 में भी करोगे तो देखो 2-2 रन सभी मैच में कम हुआ, तो 65 मैच में कितना रन कम हो गया, 130 रन कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही उसका एवरेज है, समझ गए इस बात को। हर मैच में 2-2 रन कम हुआ है, सीधा कर दो 130, और न्यू एवरेज पूछ रहा है तो 130 में से 2 कम कर देंगे तो 128 हो जाएगा। या आप ऐसे दिमाग लगाओ, ऐसे कर लो, ऐसे दिमाग लगा सको, ऐसे कर लो। 96 पे आओ। 4 balls swing at interval of this one। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, बस उसका एलसीएम ले लेना है, 5, 6, 8, 9। जब जहां पे एलसीएम का नंबर आएगा वहीं पे तीनों एक साथ बजेंगे। एलसीएम लो इसका, 2 से लो, 5, 2 3 6, 2 चौके 8 और 9। अब 3 से ले लो, 5, 3 एकम 3, 4, 3 3 9, कितना आ जाएगा देखना, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 4 ते 12, 30 गुने 12, ठीक है ना। सेकंड, ठीक है, यहाँ मिनट्स में 60 से डिवाइड कर दो, 30 दूनी 60, 2 6 12, 6 मिनट के बाद। इसके बाद क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30। एक ट्राइंगल उसका पेरीमीटर 30, ठीक है भाई, सेंटीमीटर। इट्स एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी दे दिया, ओके। इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर 13, इसमें से लार्जेस्ट साइड 13 का है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आपको कह देना लार्जेस्ट साइड 13, इसका मतलब पता है क्या है, ये इक्विलेटरल, ये समकोण त्रिभुज है, और 13, ये 5, देखो क्या क्या याद रखो, 3 4 5 6 8 10 और 5 12 13, ये याद रखो। ये समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट है, यानी ये 13 है तो ये फिक्स है कि ये 5 ही होगा और ये 12 ही होगा, ठीक है ना। अब देख लो, ये 30 आ रहा है क्या, 12 और 5 17, 17 और 13 30 ही आ रहा है, देखो आ गया ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, 5 सेंटीमीटर, फटाक से लगा दो, ट्रिपलेट याद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाओ, ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स दैट मच रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई, इतनी बार वो घूमता है, 11 किलोमीटर घूमने के लिए कितना करेगा भाई, एक बार घूमने में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, परिमाप होगा, 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ इसने, देख लो, रेडियस निकालना ही है, ठीक है ना। ये कह रहा है बाइसिकल विल मेक 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, 5000 रिवोल्यूशन ऐसे मिला है, तो एक बार में इतना, तो 5000 बार में इतना, है ना। और वो 11 किलोमीटर के इक्वल होगा, 11 किलोमीटर मतलब 11 गुने 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो 000 से 000 को काट दो, तो आप देखो तो आपका क्या नंबर आ रहा है, ये 11 से काट दो ना इसको भी, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4/7 आर, और ये 5 भी था यहाँ पे, इज इक्वल टू 1, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलती कर दिया क्या, एक बार फिर से देख लो, यहाँ देख लो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एक बार में, तो 5000 रिवोल्यूशन उसने किया है 11 किलोमीटर के लिए, तो 11 गुने
1000। ठीक है, तो 000 से 000 कट जाएगा, रेडियस अभी हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, व्हील, देन रेडियस ऑफ व्हील इन सेंटीमीटर्स में कह रहा है। ओके, देखो हमारा अभी जो ये निकलेगा ये मीटर्स में निकलेगा, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ 1000 गया, 11 से इसको काट दो, 11 दूनी 22, तो ये 4 गुने 5/7 आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/20 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 7 पंजे 35। यहाँ पे हम लोग यही गलती कर रहे थे, बाकी हम ठीक कर रहे थे। यहाँ पे वो सेंटीमीटर में, देखो यहाँ ये कह रहा है सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 35 आ जाएगा। 100 क्वेश्चन पे चलो, क्या है देखो। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। देखो सेमी सर्कल ऐसा होता है, ठीक है, तो कहता है पेरीमीटर है इसका 18 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेडियस, रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, आधे सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर, प्लस डायमीटर 2r इक्वल टू 18। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर कॉमन ले लो, 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 18 है। तो आर और 7 दूनी 14 है, 14 जब इसमें ऐड होगा 4 2 6 2 1 3 बाई 7 इक्वल टू 18, 18 दूनी 36, तो 7/2 यानी 3.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका मैथ का टेस्ट नंबर 3 का आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।